जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ कुमार झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ से आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर लिथुआनिया? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन डी लाटविया। तो आपको बताना इनमें से कौन सा देश लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। आपसे आप लोग पढ़े होंगे बाल्टिक देश के बारे में, पूछता है बाल्टिक देश कौन कौन सा है, पता है तो बताएंगे बाल्टिक देश कौन कौन सा है। बाल्टिक देश, ठीक है, बाल्टिक देश कौन कौन सा है तो याद रखना है बाल्टिक देश में आपका आता है एस्टोनिया। बाल्टिक देश में आता है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, ये तीनों याद रखना है, बाल्टिक देश में आता है लिथुआनिया, और ये तीनों जो है आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखना है, पूछेगा बाल्टिक देश में कौन कौन सा शामिल है देश, तो बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया देश शामिल है। ये तीनों जो है आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला आपसे पूछता है, ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला आपसे पूछ सकता है स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सा है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन सा है, तो आपको बताना स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन सा है। एक तो याद रखना आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड। दूसरा याद रखना नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। ठीक है, 5 देश जो है याद रखना, एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सा देश है स्कैंडिनेवियन कंट्री में नहीं आता है या आता है, इस तरह करके पूछेगा। तो याद रखना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 5 देश शामिल हैं, कौन कौन सा, तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब इस सवाल का आंसर देखते हैं। पूछा है लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है, तो याद रखिएगा लिथुआनिया का बॉर्डर शेयर होता है पोलैंड के साथ, बेलारूस के साथ, लातविया के साथ, लेकिन यूक्रेन के साथ शेयर नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन। तो याद रखेंगे लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है, कौन सा, तो यूक्रेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है यूक्रेन, और लिथुआनिया का सीमावर्ती देश है पोलैंड, बेलारूस और लाटविया। याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला यहां से एक और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पूछेगा कि ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड किंगडम के तहत कौन कौन आता है। यह भी सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछता है, यूनाइटेड किंगडम के तहत क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के तहत याद रखना है कि ग्रेट ब्रिटेन आता है, यूनाइटेड किंगडम के तहत ग्रेट ब्रिटेन आता है, और साथ ही साथ उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। समझ में आया, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो अब ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आता है, ग्रेट ब्रिटेन में किसको किसको शामिल किया जाता है। तो याद रखना है कि ग्रेट ब्रिटेन में आपका इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड और वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल को आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। एक और सवाल का आप आंसर करेंगे, आपसे पूछेगा लो लैंड कंट्री किसको कहा जाता है। कौन कौन सा लो लैंड कंट्री है, एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन कौन लो लैंड कंट्री है। ठीक है, लो लैंड कंट्री मतलब निम्न भूमि का देश है, समझ में आ रहा है, निम्न भूमि का देश है। पूछेगा निम्न भूमि का देश कौन कौन है, निम्न भूमि का
देश, तो फटाफट बताएंगे। लो लैंड कंट्रीज या निम्न भूमि का देश कौन कौन सा है? जितना लिख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो लो लैंड का देश पूछेगा, लो लैंड कंट्री पूछेगा, तो एक तो बेल्जियम याद रखना है कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम जो है लो लैंड कंट्री है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है नीदरलैंड, नीदरलैंड लो लैंड कंट्री है, नीदरलैंड निम्न भूमि का देश है। दो हो गया, और एक याद रखना है लग्जमबर्ग। क्या है? लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग समझ में आ गया। तो याद रखना है कि बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्न भूमि का देश कहा जाता है, लो लैंड कंट्री कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। सेशन को फटाफट शेयर कीजिएगा। मैगिनॉट रेखा थी, आपको बताना है मैगिनॉट रेखा किन देशों के बीच में स्थित था। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ऑप्शन ए, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। ऑप्शन बी, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा। ऑप्शन सी, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा। ऑप्शन डी, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो फटाफट आंसर करेंगे। देखिए अगर यहां से जो सवाल बनेगा इसका आंसर क्या होगा? मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा थी। याद रखना है कि मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। तो फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा है मैगिनॉट रेखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना है मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, अब आपसे और क्या क्या सवाल यहां से बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा अगर पूछ देगा तो कौन सी रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में? तो याद रखना है जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा। तो यह भी याद रखना है कि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, हिंडनबर्ग रेखा। अगर पूछे अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है, अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है, तो याद रखना 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, हम नीचे लिख देते हैं। इस सवाल का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देंगे, आपसे पूछेगा 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा। तो याद रखना है 49वीं समांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में है। किसके बीच में है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। अगला सवाल बनता है 38वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में है? 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो याद रखना है 38वीं समानांतर रेखा पूछेगा तो कोरिया के बीच में, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। समझ में आया? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। तो याद रखना है कि 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। अगला सवाल 17वीं समानांतर रेखा, जितना लिखा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? 17वीं समानांतर रेखा, तो याद रखना है 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। समझ में आया? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। तो याद रखना है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है 17वीं समानांतर रेखा। समझ में आया? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समानांतर रेखा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल और क्या बन सकता है, तो ध्यान देंगे। आपसे पूछ सकता है ड्यूरेंड रेखा, पूछेगा ड्यूरेंड रेखा, ड्यूरेंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ड्यूरेंड रेखा याद रखना है, पहले ड्यूरेंड रेखा जो था भारत और अफगानिस्तान के बीच में था ड्यूरेंड रेखा। ये पहले जो था ड्यूरेंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन वर्तमान में ड्यूरेंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। समझ में आया? तो ये भी सवाल याद रखना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी ये पड़ता है। तो अगर आपसे पूछेगा ड्यूरेंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखना है कि ड्यूरेंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन वर्तमान में ड्यूरेंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है, याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? अगला पूछ सकता है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा आपको पता होगा भारत और चीन के बीच में। तो याद रखना है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन। ठीक है, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। तो अगर आपसे पूछे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, याद रखेंगे। अगर पूछे भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आपको पता है रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा।
अगर पूछे हिंडनबर्ग रेखा, सारा जितना लिखा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा पूछेगा तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में, याद रखना है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा। तो अगर पूछेगा हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय में हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थापित किया गया था, खींचा गया था, याद रखेंगे। अगला पूछ सकता है मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में है, इंपॉर्टेंट है। तो मैन रहीम रेखा याद रखना है, मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में, मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में, इंपॉर्टेंट सवाल। मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में, तो मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। तो याद रखना है कि मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में। अगला आपसे पूछ सकता है, एक और सवाल इंपॉर्टेंट है, एक तो पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ओडरनीसे रेखा। ओडरनीसे रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखना है ओडरनीसे रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो इस सवाल को भी आप लिख लीजिए, ठीक है, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। तो पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, याद रखना है, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में है ओडरनीसे रेखा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक और सवाल याद रखिएगा, सीगफ्राइड रेखा, आपसे पूछेगा सीगफ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच में है, सीगफ्राइड रेखा। तो याद रखना है सीगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के समय खींचा गया था, और सीगफ्राइड रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो इस सवाल को भी याद रखना है, सीगफ्राइड रेखा पूछेगा तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीगफ्राइड रेखा है, और सीगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको निर्मित किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो सेशन को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। मैगीनॉट रेखा पूछा था, तो मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। आपको बताना है कि अफगानिस्तान की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, ठीक है। अफगानिस्तान की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान के साथ, ऑप्शन सी रूस के साथ, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान के साथ, ठीक है। तो आपको बताना है कि अफगानिस्तान की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो आसान सा सवाल है, आंसर कर देंगे, अफगानिस्तान की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान की सीमा रूस के साथ नहीं लगती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो याद रखना है अफगानिस्तान की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, तो अफगानिस्तान की सीमा रूस के साथ नहीं लगती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अफगानिस्तान की सीमा उज्बेकिस्तान के साथ, इसके अलावा तजाकिस्तान के साथ और तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। तो सेशन को फटाफट शेयर करेंगे, याद रखना है अफगानिस्तान की सीमा रूस के साथ नहीं लगती है, अफगानिस्तान की सीमा उज्बेकिस्तान के साथ लगता है, ताजिकिस्तान के साथ लगता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा देश है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन ए ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी रूस। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है, तो रूस याद रखना है, रूस अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से एक सवाल लिखिएगा, आपसे पूछेगा, ठीक है, आपसे एक सवाल पूछता है कि लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है। लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, पता है आपको, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, ठीक है, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो याद रखना है कजाखस्तान। कौन सा है, कजाखस्तान, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो याद रखना है लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है कजाखस्तान, और ये एशिया में है, याद रखेंगे, ठीक है।
यहां से एक और सवाल लिखिएगा, जैसे पूछ सकता है उज्बेकिस्तान है ना, पूछेगा उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद। याद रखना है उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद। इसको आप याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद। ठीक है। अगला पूछ सकता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। पूछेगा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अशगाबाद। ये भी एशिया में है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी पूछेगा तो अशगाबाद, याद रखिएगा। अगला पूछ सकता है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशानबे, दुशांबे। ठीक है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। ठीक है, तो काफी आसान सवाल है, कौन सा देश सबसे लंबी स्थलीय सीमा, मतलब भारत जो है किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो आप जानते हैं कि भारत जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है आपका बांग्लादेश के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, आंसर ऑप्शन सी। और अगर पूछे भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है, तो इस सवाल का भी आंसर करें कि भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है। ठीक है, यह सवाल बहुत पूछता है एग्जाम में। तो भारत सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा है, याद रखना है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा पूछेगा, सबसे छोटी पूछेगा तो याद रखना है सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा पूछे अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो याद रखना है भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अब यहां से और क्या क्या सवाल बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है। तो क्या क्या बन सकता है, जैसे पूछ देगा बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन सा, तो पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अलावा आसाम जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। याद रखना है मेघालय बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा जानते हैं आप लोग, त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मिजोरम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो पूछेगा कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, 5, कौन कौन सा, तो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला पूछ सकता है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है वेस्ट बंगाल, याद रखेंगे। अब यहां से पूछ सकता है चीन के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करता है, तो चीन के साथ याद रखना है 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर। ठीक है, तो याद रखना है चीन के साथ 5 भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश जो है चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड याद रखना है चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश आप लोग जानते होंगे, अरुणाचल प्रदेश भी याद रखना है चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश। अगला याद रखना है सिक्किम जो है चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा याद रखना है लद्दाख भी याद रखना है चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो चीन के साथ 5 भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख बॉर्डर शेयर करते हैं, याद रखेंगे। अगला ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ कितने भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 5 भारतीय राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। कौन कौन, एक तो याद रखना है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान। गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लद्दाख पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखना है कि पाकिस्तान के साथ कुल 5 भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बचा नेपाल।
तो नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं? तो याद रखना है नेपाल के साथ भी 5 भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल के साथ 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन सा? तो नेपाल के साथ याद रखना उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड, नेपाल के साथ उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है। बिहार, आप जानते हैं बिहार जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है और सिक्किम भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखना है 5 भारतीय राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, और बिहार जो है नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पूछेगा नेपाल के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो याद रखना है कि बिहार नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सॉरी, इसका समझ में आ गया। और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो याद रखना लगभग 4096 किलोमीटर। ठीक है, भारत बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो सबसे अधिक करता है। कितना करता है? लगभग 4096 किलोमीटर भारत जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन सी। सेशन को फटाफट शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो आपको बताना है कि इन नदियों में से कौन सा ऐसा नदी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बताएंगे इनमें से कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी रियो ग्रांडी, ऑप्शन डी राइन। तो आंसर करेंगे कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां आपका आंसर हो जाएगा राइन नदी। याद रखेंगे राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो पूछे कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो याद रखना है कि राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से और क्या क्या सवाल बन सकता है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो नदी से रिलेटेड तो बहुत सारा सवाल एग्जाम में बनता है, लेकिन फिलहाल पहले राइन नदी के बारे में याद रखना है आपको कि राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पूछेगा कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? राइन नदी। अब राइन नदी किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। फ्रांस और जर्मनी के बीच, लिख लीजिएगा, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? हो सकता है एग्जाम में से पूछ दे कि कौन सी नदी है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो याद रखना है कि राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है एक नदी के बारे में याद रखिएगा, ओडर नदी। पूछेगा ओडर नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? ओडर नदी, तो ओडर नदी जो है पोलैंड और, याद रखना है ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ओडर नदी। समझ में आया? तो ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी के बीच में सीमा निर्धारित करती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये चीज याद रखना है कि ये जो राइन नदी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा रूर के बारे में आप जानते होंगे, रूर नदी के बारे में। तो रूर नदी जो है राइन की सहायक नदी है जो बिटुमिनस कोयला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रूर बेसिन आप लोग जानते होंगे। रूर बेसिन कहाँ पे है? जर्मनी में है रूर बेसिन। और रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है। रूर बेसिन को औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ देखिएगा। सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा यूरोप का सबसे व्यस्ततम या व्यस्त, यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन सा है? आंतरिक जल परिवहन मार्ग। ठीक है, जल परिवहन मार्ग है। तो याद रखना यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्ग है राइन नदी। ठीक है, यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्ग है राइन नदी। अगला पूछेगा कौन सी ऐसी नदी है जिसे कोयला नदी कहा जाता है या कोल रिवर कहा जाता है? ठीक है,
राइन नदी को कोल रिवर कहा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछेगा किसे कोयला नदी कहा जाता है, तो राइन को कोयला नदी कहा जाता है, राइन नदी को कोल रिवर कहा जाता है। अगला याद रखना है कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, तो रॉटरडम, और रॉटरडम जो है राइन नदी पर ही है, ठीक है। तो ये सवाल भी याद रखना है, रॉटरडम। तो अगर आपसे पूछे कि यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम किस नदी पर है, तो रॉटरडम राइन नदी के ऊपर है। समझ में आ गया। तो राइन नदी यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है, कोल रिवर कहा जाता है, और राइन नदी के ऊपर रॉटरडम बंदरगाह है। याद रखेंगे, आंसर ऑप्शन डी। अब यहां से और क्या क्या सवाल बनेगा फटाफट देखिएगा। आपसे पूछ सकता है, माही नदी के बारे में आप जानते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत में है, याद रखना है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या होता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखना है कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ठीक है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना है। अगला पूछ सकता है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको बताना है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी, याद रखना है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। समझ में आ रहा है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछ सकता है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे नदी, तो कांगो या जायरे नदी। तो याद रखना है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे नदी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पूछ सकता है स्टेनले जलप्रपात या लिंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर है, तो कांगे या जायरे नदी, याद रखेंगे, कांगे या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो या जायरे नदी के ऊपर स्थित है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अगला पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, पता है आपको, तो बता दीजिए जाम्बेजी नदी। बहुत ये सवाल पूछा जाता है जाम्बेजी नदी से, ठीक है। तो जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो याद रखेंगे कि जाम्बेजी नदी पर एक तो विक्टोरिया जलप्रपात है, पूछेगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी के ऊपर है। अगर पूछेगा करीबा डैम, करीबा डैम किस नदी के ऊपर है, तो करीबा डैम याद रखना है जाम्बेजी नदी के ऊपर है। समझ में आया, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे कि विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा डैम जाम्बेजी नदी के ऊपर है, बहुत ज्यादा ये सवाल पूछता है। अगला सवाल पूछेगा कौन सी नदी है जिसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी है, तो नाइजर नदी, याद रखना है, नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है गिनी की खाड़ी में गिरती है, और नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, ऑयल रिवर कहा जाता है, तो तेल नदी कहा जाता है, या तेल नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया, तो तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछ सकते, ये समझ में आ गया कि तेल नदी के नाम से जाना जाता है नाइजर नदी को। अगला पूछ सकता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो बता देंगे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है आपका वोल्गा नदी। पूछेगा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी, याद रखेंगे, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला सवाल पूछ सकता है कौन सी नदी है जो कि चीन और रूस के बीच में सीमा बनाती है, चीन और रूस के बीच में सीमा बनाती है, बता देंगे, चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। सारा आया हुआ क्वेश्चन है, जितना बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आमूर नदी, याद रखना है, पूछेगा कौन सी नदी है जो कि चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, तो आमूर नदी आपको याद रखना है कि आमूर नदी चीन और रूस के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन में देखिए नील नदी लिखा है, तो नील नदी से भी बहुत सारा सवाल बन सकता है एग्जाम में। जैसे आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी है नील नदी,
तो नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। और एक याद रखिएगा कि नील नदी के ऊपर आसवन डैम है। कौन सा डैम है? आसवन डैम। तो पूछेगा एग्जाम में कि आसवान डैम किस नदी के ऊपर है? तो नील नदी के ऊपर आसवान डैम है, इसको आप याद रखिएगा। अगला पूछ सकता है कौन सा झील है नील नदी के ऊपर? तो नासिर झील है। ठीक है, नासिर झील भी नील नदी के ऊपर है। ठीक है, तो नील नदी से क्या क्या सवाल याद रखना है कि नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी के ऊपर आसवन डैम है और नील नदी से नासिर झील निकलती है, याद रखिएगा। यानी नील नदी के ऊपर नासिर झील है। तो कौन सा नदी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइन नदी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, तो सेशन को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है रियो ग्रांडी। ठीक है, ये जो नदी है आप सुने होंगे, रियो ग्रांडे नदी है, ये याद रखना है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाता है। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाता है। ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाता है रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। आपको बताना है जाम्बिया की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए नामीबिया के साथ, ऑप्शन बी तंजानिया के साथ, ऑप्शन सी अंगोला के साथ, ऑप्शन डी बोत्सवाना के साथ। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जाम्बिया की सीमा बोत्सवाना के साथ नहीं लगती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जाम्बिया की सीमा जो है नामीबिया के साथ लगता है, तंजानिया के साथ लगता है, अंगोला के साथ लगता है, लेकिन बोत्सवाना के साथ जाम्बिया की सीमा नहीं लगती है, आंसर ऑप्शन डी। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है किस प्रकार की सीमा का उदाहरण है, आपको बताना है। ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन सी अवशिष्ट सीमा का, ऑप्शन डी पर्वतीय सीमा का। तो आपका सही आंसर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ऑप्शन ए। तो सेशन को फटाफट शेयर कीजिएगा। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। ठीक है, तो इजराइल की सीमा जो है किसके किसके साथ लगता है, यह आपको बताना है। तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ, ऑप्शन बी लेबनान, सीरिया, टर्की और जॉर्डन के साथ, ऑप्शन सी लेबनान, टर्की, जॉर्डन और मिस्र के साथ, ऑप्शन डी लेबनान, सीरिया, इराक तथा मिस्र के साथ। तो आपको बताना इजराइल की सीमा किसके साथ लगती है। तो पहला तो आप इजराइल से एक सवाल याद रखिएगा जो बहुत ज्यादा पूछता है कि यहूदी एकमात्र यहूदी देश है, पूछेगा एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो इजराइल एकमात्र यहूदी देश, याद रखना है एकमात्र यहूदी देश है इजराइल, एकमात्र यहूदी देश है इजराइल, पहला क्वेश्चन। दूसरा यहां से आपको याद क्या रखना है कि आप जानते होंगे यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, पता है तो बता देंगे, सिनेगॉग। याद रखेंगे सिनेगॉग क्या है, बहुत पूछता है ये सवाल, सिनेगॉग क्या है? तो सिनेगॉग जो है यहूदियों के पूजा स्थल को कहा जाता है। ठीक है, यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इजराइल एकमात्र यहूदी देश है। इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में है और यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला इस सवाल को देखते हैं। तो याद रखना है इजराइल की सीमा जो है किसके साथ लगती है? तो इजराइल की सीमा लेबनान के साथ लगती है, इजराइल की सीमा सीरिया के साथ लगती है, इजराइल की सीमा जॉर्डन के साथ लगती है और इजराइल की सीमा मिस्र के साथ लगती है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। समझ में आया? तो इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से जुड़ी हुई है, याद रखना है। और इजराइल एकमात्र यहूदी देश है, यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर पूछेगा तेल अवीव कहाँ है, तो याद रखना इजराइल में है तेल अवीव। तेल अवीव जो है प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, इजराइल में स्थित है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा आप जानते होंगे
ठीक है, इतना ही याद रखिएगा, यहां से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो आपको बताना इनमें से कौन सा देश चीन का सीमावर्ती नहीं है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी बुल्गारिया। ठीक है, तो आपको बताना है चीन के साथ कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है। तो सही आंसर क्या होगा? बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है चीन का सीमावर्ती नहीं है। बाकी रूस, पाकिस्तान और मंगोलिया चीन का सीमावर्ती है। तो याद रखेंगे चीन के सीमावर्ती हैं भारत। चीन का सीमावर्ती कौन कौन सा देश हो गया? तो भारत, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, लेकिन बुल्गारिया नहीं है चीन का सीमावर्ती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से बहुत सारा सवाल बनता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चीन जो है सबसे बड़ा देश है। और आपको पता होगा चीन का उत्तरी भाग मंगोलिया पठार का हिस्सा है। चीन का उत्तरी भाग जो है मंगोलिया पठार का हिस्सा है। और यहाँ पे आपको पता होगा गोबी डेजर्ट है। गोबी मरुस्थल आप जानते हैं, तो याद रखना है कि गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला है। गोबी मरुस्थल जो है एक ठंडा मरुस्थल है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चीन का सीमावर्ती नहीं है बुल्गारिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आपको बताना है कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है, आपको आंसर करना है। ठीक है, आप जानते होंगे विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी झील, तो याद रखना है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील बोलेगा कौन सी है? तो याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। कैसा झील है? तो खारे पानी की झील है। तो ये दोनों सवाल बेहतरीन है, बहुत पूछता है। तो पहला सवाल याद रखना है कि कैस्पियन सागर किस प्रकार का झील है? तो खारा पानी का झील है। और विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। अगर आपसे पूछेगा विश्व की सबसे गहरी झील, तो आप जानते हैं बैकॉल झील। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकॉल झील विश्व का सबसे गहरा झील है, याद रखेंगे। ठीक है, तो पूछा है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है कौन सा देश। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखिएगा, देखिए अजरबैजान जो है कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है। कजाकिस्तान जो है कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है। ईरान जो है, याद रखना ईरान जो है ये भी आपका कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है। रूस जो है कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है। और तुर्कमेनिस्तान भी आपको याद रखना है कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, तो हो सकता है अब जो आप एग्जाम दीजिएगा तो हो सकता है ऑप्शन में वहाँ पे अजरबैजान ना दे के रूस डाल दे, कजाकिस्तान ना दे के तुर्कमेनिस्तान डाल दे। तो इसलिए आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, पूछेगा। तो याद रखना है कि कैस्पियन सागर से सीमा कौन नहीं बनाता है? तो इराक। एक मिनट, पूछेगा कौन जो है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है इराक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे लास्ट में जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब याद रखना है कि कैस्पियन सागर से सीमा साझा कौन करता है? तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान। इसके अलावा याद रखना है रूस और तुर्कमेनिस्तान। समझ में आया? तो ये पांचों देश का नाम आप याद रख लीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो कैस्पियन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है? तो याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। और कैस्पियन सागर अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इराक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट समगंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आपको बताना है कंटिनेंटल मैग्नेट इज डिटरमाइंड बाय द कंकॉर्डेंस लाइन। ऑप्शन ए 100 मीटर की, ऑप्शन बी 200 मीटर की, ऑप्शन सी 300 मीटर की, ऑप्शन डी 350 मीटर की। तो सही आंसर होगा 200 मीटर की। तो महाद्वीपीय मग्न तट समगंभीरता रेखा 200 मीटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो महाद्वीपीय मग्न तट समगंभीरता रेखा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं? तो आपको बताना है सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाला पड़ोसी देश किस देश का है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल, तो आंसर करेंगे।
ठीक है, कि कौन सा देश है, किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा में स्थल सीमा लैंड बॉर्डर वाले पड़ोसी देश हैं? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जाम्बिया। तो फटाफट इस सवाल का आंसर करेंगे। तो आपका जो सही आंसर होगा रूस याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो स्थल सीमा वाला पड़ोसी देश सबसे अधिक किसका है? तो रूस का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक स्थल सीमा वाला पड़ोसी देश किसका है? ऑप्शन नंबर बी रूस। निम्नलिखित में से विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है विश्व का कहवा पतन किसे कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व का कहवा पतन किसे कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए साओ पोलो, ऑप्शन बी सैंटोस, ऑप्शन सी रियो डी जेनरियो, ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि विश्व का कहवा पतन किसे कहा जाता है। कहवा पतन पूछा है तो सेंटोस जो होगा याद रखना है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व का कहवा पतन किसे कहा जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा पतन कहा जाता है, याद रखेंगे। अब सेंटोस बंदरगाह पूछेगा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सेंटोस बंदरगाह कहाँ पे है? तो ब्राजील में है सेंटोस बंदरगाह। अगर पूछता है कि सेंटोस बंदरगाह कहाँ पे है, तो याद रखना है सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में है और सेंटोस बंदरगाह को कहवा पतन कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से सवाल क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ी कहवा मंडी कौन सी है? तो साओ पोलो। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी पूछेगा। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहाँ पे है? साओ पोलो में। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी, विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहाँ है? तो याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी, कहवा मतलब कॉफी, तो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी या कॉफी मंडी कहाँ है? साओ पोलो में। आंसर याद रखना है। अगला सवाल पूछेगा कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखना है ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है पूछेगा। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखना है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल पूछ सकता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा शहर, तो भी याद रखना है साओ पोलो। ठीक है, तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा शहर है। साओ पोलो को विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला यहां से पूछ सकता है रियो डी जेनरियो। आप जानते हैं रियो डी जेनरियो ब्राजील में है, ब्राजील में है रियो डी जेनरियो। और आपको पता होगा जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पे है? जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है ब्राजील के रियो डी जेनरियो में। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है। तो याद रखना है जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है ब्राजील के रियो डी जेनरियो शहर में है, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल ब्राजील से क्या पूछ सकता है? तो आप जानते हैं कि ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो अगर पूछे आपसे ब्राजील के बारे में, तो याद रखना है ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछ सकता है ब्राजील जो है विश्व का एकमात्र देश है जहां से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। पूछ देगा ये सवाल, तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको कि कौन सा एकमात्र देश है जहां से विषुवत एवं मकर रेखा गुजरती है। तो ब्राजील विश्व का एकमात्र देश है जहां से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, याद रखेंगे। ठीक है, और सवाल यहां से क्या बन सकता है? तो आपको पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहां होता है। तो याद रखना है ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। अगर पूछेगा ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है, तो ब्राजील में स्थित कहवा के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा विश्व का कहवा पतन कहा जाता है सेंटोस बंदरगाह को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में है, याद रखेंगे। ठीक है, तो फटाफट क्लास को एक बार शेयर कीजिएगा। और ये लिखा है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी, आप जानते होंगे अर्जेंटीना की राजधानी। तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ये भी आप याद रखेंगे। और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना भी दक्षिण अमेरिका का देश है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर करेंगे वेनेजुएला के
पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए काराकास, ऑप्शन बी मरकेबे, ऑप्शन सी मराके, ऑप्शन डी करूपेनो। तो आंसर करें अगर आपको पता है इस सवाल का आंसर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मरकेबे। याद रखेंगे वेनेजुएला के मरकेबे, याद रखेंगे वेनेजुएला के मरकेबे, ये एक पतन नगर है और इसको तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वेनेजुएला के पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो मरकैबो, ऑप्शन नंबर बी यहां पे याद रखना है। ठीक है, और अगर पूछे वेनेजुएला की राजधानी कहां है, तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी पूछ देगा तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, और वेनेजुएला आपको याद रखना है दक्षिण अमेरिका का देश है। वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका का देश है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। आपको बताना है झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहां स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी स्पेन में। तो पीसा कहां स्थित है आपको बताना है। तो आप जानते हैं इटली में। तो याद रखना है झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहां स्थित है? तो झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है आपको बताना है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है आपको बताना है। अगर आपसे पूछे कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे आंसर करेंगे। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश अगर पूछ दे तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है किसको? नॉर्वे को। ठीक है, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगर पूछे सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान। पूछे सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखना है जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां से और सवाल क्या पूछ सकता है, ये तो समझ में आ गया। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को, उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। ठीक है, और मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। एक सवाल याद रखिएगा, जापान से बहुत पूछता है, जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पूछता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा केंटुकी। याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है, तो केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? आपको बताना है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी हवाई द्वीप, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो आप जानते हैं चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। तो अगर आपसे पूछेगा विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम आपको बता देते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है। आपसे पूछेगा एडियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? एडियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है एडियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। वेनिस कहाँ है? इटली में। तो अगर आपसे पूछे एडियाटिक की रानी किसे कहा जाता है, तो एडियाटिक की रानी वेनिस, इटली, वेनिस को कहा जाता है, ये इटली में है। ठीक है, अगला पूछेगा लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? लौंग का द्वीप, आपको बताना लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? लौंग का द्वीप, तो जंजीबार। याद रखेंगे लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है?
जंजीबार को लौंग का द्वीप कहा जाता है। याद रखना है कि जंजीबार को लौंग का द्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछे 7 पहाड़ियों का नगर, तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। रोम को एटर्नल सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा एटर्नल सिटी किसे कहा जाता है, तो रोम को। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि एटर्नल सिटी या शाश्वत शहर कहा जाता है रोम को। एटर्नल सिटी या शाश्वत शहर कहा जाता है रोम को। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को, याद रखेंगे। नील का वरदान कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि नील का उपहार कहा जाता है मिस्र को। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर पूछेगा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, भूटान को। तो याद रखना है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान। भूटान को क्या कहा जाता है, तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछ सकता है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है, नदियों का देश, नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान। याद रखेंगे, नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को नदियों का देश कहा जाता है। याद रखना है, नदियों का देश, सॉरी माफी चाहेंगे, नहरों का देश बोलेगा तो आप याद रखिएगा पाकिस्तान। ठीक है, नदियों का देश पूछेगा तो आंसर अलग होगा। ठीक है, हम चेंज कर देते हैं। नदियों का देश पूछेगा तो आपको याद रखना है बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को, याद रखना है। अगर पूछे कि नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। ठीक है, और नहरों का देश पूछेगा, नहरों का देश, नहरों का देश पूछेगा तब आप याद रखिएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ध्यान से याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नदियों का देश पूछेगा तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नहरों का देश पूछेगा तो पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। एम्पायर सिटी पूछेगा तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है एम्पायर सिटी। याद रखना है, न्यूयॉर्क को कहा जाता है एम्पायर सिटी। ठीक है, तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, आपको बताना है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आपको पता होगा मैनचेस्टर इंग्लैंड में है और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ओसाका जापान में है, तो याद रखना है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ओसाका जापान में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ओसाका कहाँ है, जापान में। ठीक है, और सवाल क्या क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ सकता है क्वांटो का मैदान कहाँ स्थित है, आपको पता है क्वांटो का मैदान। तो क्वांटो का मैदान याद रखना है जापान में। पूछेगा क्वांटो का मैदान कहाँ पे है, किस देश में है, तो क्वांटो का मैदान जापान में। ठीक है, पूछेगा क्वांटो का मैदान कहाँ है, तो क्वांटो का मैदान जापान में है। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि झीलों का वाटिका किसे कहा जाता है। झीलों का वाटिका किस देश को कहा जाता है, फिनलैंड को। याद रखेंगे, झीलों का वाटिका किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का वाटिका। ठीक है, झीलों का वाटिका किसे कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। पूछेगा पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप। अगला सवाल पूछ सकता है यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है, यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है, तो यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है, तो यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम में है, तो यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है, एबरडीन को कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला सवाल पूछेगा कि विश्व का धूम्र नगर किसे कहा जाता है, धूम्र नगर किसे कहा जाता है, धूम्र नगर यानी इसको बोलते हैं स्मोक टाउन किसे कहा जाता है, स्मोक टाउन या धूम्र नगर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये शिकागो को कहा जाता है। याद रखना है कि शिकागो अमेरिका में है, आप जानते ही हैं, तो शिकागो को कहा जाता है धूम्र नगर। तो अगर आपसे पूछेगा विश्व के किस शहर को धूम्र नगर या स्मोक टाउन कहा जाता है, तो शिकागो को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल पूछेगा पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है, तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। याद रखना है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। किसे कहा जाता है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो पूर्व का मैनचेस्टर याद रहेगा ओसाका, जापान, ऑप्शन नंबर डी। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, आपको बताना है टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है।
तो आपका सही आंसर क्या होगा, इस्तांबुल। याद रखना है इस्तांबुल, ठीक है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, तो याद रखना है कि इस्तांबुल, टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित देशों में से किसे हजार झीलों का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है, हजार झीलों का हजार झीलों का देश कहा जाता है किसे। तो आपका आंसर क्या होगा बताएंगे, हजार झीलों का भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप जानते हैं हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश पूछे तो याद रखना है थाईलैंड को, ठीक है। सफेद हाथियों का देश पूछ देगा तो याद रखना है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को, ठीक है। तो थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। और पूछेगा अगर हजार झीलों का देश, तो हजार झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है, यूरोप का रोगी, यूरोप का रोगी कहा जाता है तुर्की को। पूछेगा यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है, तुर्की, तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है, तुर्की को याद रखेंगे। अगला पूछ सकता है यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, बेल्जियम को। याद रखना है यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, तो बेल्जियम, बेल्जियम को क्या कहा जाता है, बेल्जियम को क्या कहा जाता है, यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, बेल्जियम को याद रखेंगे, ठीक है। अगला पूछ सकता है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, चीन का शोक, तो आप जानते हैं वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो पूछेगा चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और वांगो नदी का एक नाम है पीली नदी, तो ये भी सवाल पूछेगा किसे पीली नदी कहा जाता है, तो पीली नदी कहते हैं वांगो को। समझ में आया। तो चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है और वांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। जितना बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ मेहनत को समझिए, क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग बच्चे क्लास को देखते हैं। तो चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है और इसे पीली नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला पूछ सकता है विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरी को कहा जाता है, ठीक है। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, प्रेरी को कहा जाता है। और ये उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है, आप जानते ही हैं। तो प्रेरीज कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है, तो उत्तरी अमेरिका में है। तो आपको ये भी याद रखना है कि विश्व की रोटी की टोकरी, ठीक है, विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरीज को कहा जाता है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सेशन को फटाफट शेयर कीजिए। राजाओं की घाटी अवस्थित है, ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी नाइजीरिया में, ऑप्शन सी यूनान में, ऑप्शन डी तुर्की में। तो याद रखना है राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है, तो राजाओं की घाटी स्थित है मिस्र में। याद रखेंगे राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है, तो राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है, नहरों का शहर पूछा है। अगर पूछता नहरों का देश तो आप आंसर करते पाकिस्तान, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नदियों का देश बोलेगा तो बांग्लादेश, ठीक है, नदियों का देश बांग्लादेश और नहरों का देश पाकिस्तान। लेकिन पूछा है नहरों का शहर, ठीक है, तो आप बताइए नहरों का शहर किसे कहा जाता है, तो वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। समझ में आया। तो ये चीज भी याद रखना है कि नहरों का शहर किसे कहा जाता है, तो वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है, आपको बताना है लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो आप जानते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है, इटली में है। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है, इटली में है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इटली। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है, इटली में। एक सवाल और बताइएगा, शहरों का शहर किसे कहा जाता है, शहरों का शहर किसे कहा जाता है, तो शहरों का शहर कहा जाता है वेनिस को, और वेनिस कहाँ पे है, इटली में। इसलिए ये भी लिख लीजिएगा कि शहरों का शहर पूछेगा किसे कहा जाता है, तो शहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है। ये कहाँ है, इटली में, ठीक है। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। एलिसी पैलेस स्थित है, आपको बताना है एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्पेन। तो याद रखना है एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है, तो एलिसी पैलेस फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है, तो एलिसी पैलेस फ्रांस में स्थित है। आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे।
मक्का कहाँ स्थित है, आपको बताना है मक्का कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, मक्का और मदीना कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी सऊदी अरब में। तो मक्का कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं मक्का और मदीना सऊदी अरब में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ठीक है, तो मक्का कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। मदीना कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होगा कि सऊदी अरब में कौन कौन सा रेगिस्तान है, तो रब अल खाली मरुस्थल, याद रखना है रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे है, तो सऊदी अरब में है रब अल खाली मरुस्थल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब एकमात्र देश है जिसकी सीमा लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। याद रखना है कि सऊदी अरब एकमात्र देश है जिसकी सीमा लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जिद्दा याद रखना है, जिद्दा बंदरगाह कहाँ पे है, तो जिद्दा बंदरगाह सऊदी अरब में है। इसके अलावा मक्का और मदीना मुस्लिम धार्मिक स्थल है जो कि सऊदी अरब में स्थित है। याद रखना है, पूछता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डरबन नगर कहाँ स्थित है, तो एकदम आसान है, डरबन कहाँ है, आप जानते हैं डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। क्रिकेट भी होता है यहाँ पे, है ना। तो डरबन नगर कहाँ स्थित है, तो आप याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में है डरबन शहर। तो डरबन शहर कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है डरबन शहर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए कुमारी सैंपुल ने, ऑप्शन बी जी टेलर ने, ऑप्शन सी रेडजेल ने, ऑप्शन डी हटिंगटन ने। तो याद रखना है कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। तो भूगोल में नवनियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो जी टेलर, ऑप्शन नंबर बी। तो सेशन को फटाफट शेयर करें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। एकदम सिंपल सवाल है। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में हम लोग यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं, है ना। तो याद रखना है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में हम लोग यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। और जीवाश्म की आयु ज्ञात करने बोलेगा तो कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु। ठीक है, जीवाश्मों की आयु, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन था। और इसके साथ साथ जो भी हाल के एग्जाम में भी एग्जाम में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन भी आपको हम रिलेटेड फैक्ट्स के रूप में बता दिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ क्लास में रेगुलर रहें, क्योंकि क्लास में अगर आप रेगुलर रहेंगे तो बहुत सारे नए सवाल आपको सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ बहुत सारा आपका रिविजन भी होगा। तो आप सभी को किसी भी तरह का डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी चीज़ में पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ कोई सजेशन देना होगा तो भी आप लोग सजेशन देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।